हेलो बच्चों। बीकॉम ऑनर्स का एक टॉपिक है लीज अकाउंटिंग। और काफ़ी स्टूडेंट इस बार बीकॉम ऑनर्स के इसको लेके परेशान हैं। तो मेरे पास भी कई स्टूडेंट आए और उन्होंने आके एक बात बोली कि सर देखो, एक ऐसी वीडियो बना दो जिसमें ज़्यादा ज्ञान मत झाड़ना कि भाई क्या लेसर होता है, क्या लीज एग्रीमेंट होता है, क्या होता है। आप सिर्फ हमें ऐसा करा दो कि बीकॉम ऑनर्स के अंदर अगर लीज अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल आए तो हमारा सॉल्व हो जाए और हमें मार्क्स मिल जाए। तो बहुत सोच समझने के बाद काफ़ी डिमांड में था, तो मैंने एक वीडियो बनाने का प्लान किया कि चलिए मैं स्टूडेंट की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आपको इससे जो बीकॉम में आपका एग्ज़ाम है उसमें आपके मार्क्स आ जाए। और अगर आप प्रॉपर तरीके से गेट कर गए या मैं प्रॉपर तरीके से इसे पढ़ा पाया तो शायद आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे। तो एनीवे ट्राई करते हैं। देखिए, लीज अकाउंटिंग क्या होती है मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि जैसे कभी एक मूवी देखने जाते हैं और अचानक पहले ही सीन में एक पर्सन दूसरे पर्सन को गोली मार रहा होता है और बाद में आपको लगता है कि ये ले इसने आते ही इसको मार दिया तो ये बहुत बेकार आदमी है। लेकिन फिर वो बैकग्राउंड में उसकी स्टोरी चलती है और बताया जाता है कि ऐसा उसने क्यों किया। ऐसी लीज अकाउंटिंग में मैं पहले ही सीन में आपको ये बता देता हूं कि एग्जाम में आपको करना क्या है और फिर बैकग्राउंड में मैं उसके पीछे लॉजिक बताने की कोशिश करूंगा कि इसके पीछे की वजह क्या रही। तो बड़े ठंडे दिमाग से एक बात समझिए कि इसके अंदर एक एसेट्स है। लीज अकाउंटिंग में एक एसेट्स है और इस एसेट्स को एक बंदा सेल कर रहा है, यानी कि सेलर है, यूं समझ लेते हैं। मैंने फिर बोला, मैं पढ़ाने से पहले एक बात बोल चुका हूं कि मैं इसमें कोई ज्ञान नहीं झाड़ रहा। हालांकि मैं बता सकता हूं कि यहां पे सेलर कौन है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। अभी हम सीधी काम की बात कर रहे हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाए। और इसका एक बायर है, एक पर्सन एसेट्स खरीद रहा है। गुड। अब जो सेलर है, यानी कि जिसने आपको एसेट्स दी है, जो आपसे इसका किराया लेगा, उसको हम लेसर बोलते हैं यहां पर। और जिसने खरीदी है उसको हम लोग यहां पर लेसी बोलते हैं। और एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि अगर इसने एसेट्स खरीदी है बायर ने, तो बायर ने जो एसेट्स खरीदी है इसकी बुक्स में इसकी क्या जर्नल एंट्री होंगी, मुझे वो बताइए। और जो लेसर है जिसने ये एसेट्स बेची है, उसकी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगी, आप हमें ये बताइए। यानी कि करना तो हमें मेन जर्नल एंट्री है, लेकिन जर्नल एंट्री इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इसमें जर्नल एंट्री में अमाउंट कैसे भरने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहला कंसेप्ट तो ये कि बायर और इसके बीच में बात होती है। अब आपको एक बात और समझनी होगी, बड़े नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं कि जो यहां पर बायर है इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यानी कि जो इसने एसेट्स ली है वो एसेट्स को ये एज ए एसेट्स मानता है, अगर एज ए एसेट्स इसने खरीदा है तो। और अगर इसने एज रेंटल बेसिस किराए पे लेके खरीदा है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। अगर वो एक एसेट्स को एसेट्स मान के खरीदता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल लीज। और अगर वो उसको किराए पे लेके रेंटल बेस पे खरीदता है तो हम इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। बीकॉम के अंदर बेसिकली 99% जो चांसेस हैं वो फाइनेंशियल लीज के हैं, ऑपरेटिंग के नहीं है। पर ठीक है, हम उस पर भी बात करेंगे। बट फिलहाल आप ये समझिए कि जो 99% चांस अगर फाइनेंशियल लीज के ही हैं तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसको कैसे समझना। बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूं आपको। अभी हम दोनों की बुक्स में एंट्री की बात करेंगे एज एन एसेट्स, यानी कि फाइनेंशियल लीज को लेकर हम बात कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल लीज में इसकी एंट्रीज क्या होंगी किसकी बुक्स में, पहले उस पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम पिक्चर का पहला सीन सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए देखिए क्या होगा। अब ये बायर है और इसने एक एसेट्स परचेज की है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो ये यहां पर लिखेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी इसने एसेट्स परचेज की है और जिससे परचेज किया वो है लेसर, तो ये यहां पर लिखेगा टू लेसर्स अकाउंट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब लीज पे चैप्टर में वो ये बात कहता है कि सर ये जो एसेट्स आपने परचेज किया, मशीनरी परचेज किया, तो सीधा मशीनरी अकाउंट डेबिट मत करो आप, क्योंकि आपने ये मशीन लीज पे खरीदी है। इसलिए यहां पर आप एसेट्स ऑन लीज अकाउंट लिखो, एसेट्स ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर्स अकाउंट कर दीजिए। या फिर आप यहां पे लीज लायबिलिटी अकाउंट खोल दीजिए कि भाई हमने अभी इसका इतना पैसा देना है। अब देखने में नाम जरूर अजीब लग रहे हैं, बट ये नॉर्मल सी जर्नल एंट्री है जो हम जनरली कभी उधार खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट करते हैं। ये वही नॉर्मल एंट्री है। लिखने का तरीका एसेट्स की जगह एसेट्स ऑन लीज अकाउंट डेबिट कर दिया
वेंडर की जगह पे हमने लेसर्स अकाउंट कर दिया, या वहां पे लीज लायबिलिटी अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, उसमें कोई परेशानी नहीं। तो पहली एंट्री, सबसे पहली जर्नल एंट्री ये होगी। अब इसी बात की, क्योंकि इसने बाय किया है तो इसलिए है, पर इसने तो सेल किया है तो इसके लिए पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? इसने सेल किया है लेसी को, तो इसके लिए पहली एंट्री होगी लेसीज अकाउंट डेबिट टू लेसर्स अकाउंट, सॉरी टू एसेट्स अकाउंट। ये इसके यहां से एसेट्स जा रही है तो टू एसेट्स अकाउंट ये वर्ड यूज करेगा। हम इसमें फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जर्नल एंट्री में तो मुझे कोई खास बात नजर नहीं आई, लेकिन साहब बात यह है कि इसमें यहां पर अमाउंट क्या आएगा। और पूरा चैप्टर यकीन मानिए लीज अकाउंटिंग इस अमाउंट के लिए ही बनाया गया। अगर ये यहां पर लिखेगा तो ये यहां पर अमाउंट क्या लिखेगा, इसके ऊपर लीज अकाउंटिंग का चैप्टर है। खैर अभी मैं अमाउंट पे बात नहीं कर रहा, पर पहली जर्नल एंट्री दोनों की बुक्स में मैंने देखी। अब आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर पे ये जर्नल एंट्री क्या करेगा इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी ये कहता है कि अगर मैंने कोई एसेट्स खरीदी है तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, इसलिए ये यहां पर डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री करेगा। एक कॉमर्स का बच्चा क्या डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री नहीं जानता? तो बड़े आराम से आप डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री जानते हैं। तो आप एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स ऑन लीज अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आप एंट्री क्या करेंगे? तीसरे नंबर पर जो आपको एंट्री करनी है, लीज का मतलब ये कि आपने एक एसेट्स खरीदी है लेकिन पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। मैं एक कार परचेज करता हूं, कार परचेज करके पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करता हूं, तो दुनिया जानती है बात कि उस इंस्टॉलमेंट के अंदर सिर्फ लोन का अमाउंट नहीं होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूड होगा। आपको इंटरेस्ट के अमाउंट की जर्नल एंट्री करनी है। हालांकि ये चैप्टर खुल के इंटरेस्ट ना बोल के इंटरेस्ट का एक एडवांस नाम बोलता है जिसे हम बोलते हैं फाइनेंस चार्ज। ये इसको फाइनेंस चार्ज का नाम दे देता है। अब ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है वो अलग बात है, लेकिन इंटरेस्ट की एंट्री हमें आती है। तो आप यहां पर इंटरेस्ट की एक जर्नल एंट्री कर सकते हैं, फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्ज पेबल अकाउंट। अब देखने में ऐसा लग रहा होगा बहुत भारी भरकम जर्नल एंट्री होगी, लेकिन कुछ नहीं है, नॉर्मल सी जर्नल एंट्री है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट लिखता तो आप 2 मिनट में समझ जाते, बट क्योंकि लीज के चैप्टर में अपने वर्ड यूज करना पसंद करते हैं तो उन्होंने फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस पेबल अकाउंट वर्ड का इस्तेमाल किया। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स ऑन लीज अकाउंट। तो ये भी कोई खास जर्नल एंट्री नहीं है, आपको जर्नल एंट्री आती है, लेकिन अकाउंट तो बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा। तो लेसी की बुक में पहली एसेट्स परचेज करने की एंट्री, दूसरी डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री, तीसरी इंटरेस्ट की एंट्री, और फिर फोर्थ नंबर पे जो एंट्री है वो कौन सी है, आओ देखें इसे भी। फोर्थ नंबर पे आपको एंट्री पे करनी है लीज रेंट पे करने की एंट्री। जो भी आपने लीज रेंट करना है, लीज रेंट पेड, इसकी एंट्री करनी है। और ये आप लेसर को पे कर रहे हैं तो लेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये लीजिए साहब, ये भी इसकी जर्नल एंट्री होगी फोर्थ नंबर पे। आप ध्यान से देखिए, पहले आपने एसेट्स परचेज करने की एंट्री की, ठीक है, जिस डेट पे भी आपने खरीदा होगा। डेप्रिसिएशन दुनिया जानती है ईयर एंड पे ही लगता है। तीसरा इंटरेस्ट ईयर एंड पे ही लगता है। लीज रेंट भी आप ईयर एंड पे ही देंगे एज पर बीकॉम ऑनर्स, ठीक, जो कि आपके लिए न्यूमेरिकल प्रिपेयर किया गया। पांचवें नंबर पे आपको जो एंट्री करनी है वो ये कि जो आपने डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट यहां पे शो किया है, इनको P&L में राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है। तो ये भी कोई बहुत भारी भरकम एंट्री नहीं है। तो आप यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू फाइनेंस चार्ज अकाउंट, ये इसकी एंट्री रिटर्न ऑफ की हो गई। और मुझे लगता है कि अगर 3 साल का लीज पीरियड है, 3 साल, तो तीनों साल आप यही काम करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इंटरेस्ट देंगे, लीज रेंट पे करेंगे इसमें। आइए अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर मैं दिखाऊं आपको इन द बुक्स ऑफ लेसी, देखिए मैंने बच्चों से बहुत बात की है, बड़े परेशान थे, इसलिए मैंने अपना पढ़ाने के तरीके को बिल्कुल बदला है। मैं, कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर आपने ये नहीं बताया कि लीज एग्रीमेंट क्या होता है। बहुत सी यूट्यूब वीडियो डली हुई है, वो लीज एग्रीमेंट, लीज, लेसी, सब पे बहुत डिटेल में बात करते हैं। मैं भी कर सकता हूं, लेकिन वहां पे आप जो स्टूडेंट के एग्जाम में कम टाइम है, जो अकाउंट पढ़ना चाहता है, सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहता है, एग्जाम में नंबर लाना चाहता है, वो इधर उधर की बातें सुनना नहीं चाहता, इसलिए सीधा वीडियो स्टार्टिंग में ही आपके मतलब की बात की गई है। आपको अगर जर्नल एंट्री करनी है, आपको वो जर्नल एंट्री की डिमांड करेगा,
तो उसमें जर्नल एंट्री को बहुत बड़ा रोल नहीं है। इन द बुक्स ऑफ लेसी अगर आप समझें तो 5 जर्नल एंट्री मेन होती हैं। पहली एसेट्स परचेज करने की, दूसरी डेप्रिसिएशन लगाने की, तीसरी इंटरेस्ट की एंट्री, फोर्थ लीज रेंट पे करने की एंट्री, पांचवी जो डेप्रिसिएशन और आपने इंटरेस्ट पे किया है उसको राइट ऑफ करने की एंट्री। और अब छठे नंबर की जो एंट्री है ये एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ लीज, जब लीज पीरियड खत्म कर देते हैं तब ये एंट्री, हालांकि बिकॉम ओनर्स में ये एंट्री नहीं मांगी गई है, लेकिन फिर भी अगर ये एंट्री आती है तो एंड में एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आप ये एंट्री कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी, तो ये बात करने में कोई फायदा ही नहीं। 5 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी होगा। लेसी मतलब आप अपने दिमाग में बड़े आराम से बैठा लीजिए कि जो यहां पर बायर है, जिसने एसेट्स खरीदी है, वो अपनी बुक्स में हर साल 5 एंट्री करेगा। हालांकि पहले साल वो 5 करेगा, दूसरे साल फिर वो 4 डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट की कंटिन्यू करता रहेगा। अब दिमाग लगा के समझो कि जो सेलर है जिसने एसेट्स बेची है बेटा, ठीक है, उसने एसेट्स बेचने की पहली एंट्री की, लेकिन क्या आपका दिमाग कहता है कि वो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री करेगा? तो आंसर है नो, क्योंकि इसके पास एसेट्स है ही नहीं, तो नॉट रिक्वायर्ड। यहां पर डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी बुक्स में। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तीसरा समझिए आप कि ये महाशय इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसके लिए फाइनेंस चार्ज एक्सपेंस है, लेकिन इसके लिए फाइनेंस चार्ज इनकम है, तो ये यहां पर फाइनेंस चार्ज को क्रेडिट कर देगा। हालांकि ये फाइनेंस चार्ज ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि ये चार्ज इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसके लिए एक्सपेंस है। ये फाइनेंस रिवेन्यू बोल सकता है या फाइनेंस इनकम बोल सकता है। फाइनेंस इनकम को क्रेडिट कर देगा, फाइनेंस रिवेन्यू अकाउंट क्रेडिट डेबिट कर सकता है कि अगर ये पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट, वरना फाइनेंस रिवेन्यू रिसीवेबल अकाउंट भी लिख सकता है। और अगर कोई बच्चा परेशान हो रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है, इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री है ये। आप इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, लेकिन मैंने पहले बोला कि जैसे बुक का ट्रेंड ये बात कहता है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट ना बोल के फाइनेंस चार्ज या फाइनेंस रिवेन्यू वर्ड का इस्तेमाल करें तो शायद ये अच्छा भी रहेगा। राइटर भी यही बात चाहता है। तो इंटरेस्ट की एंट्री भी आपने देखा, पैरेलली उसने फाइनेंस चार्ज को डेबिट किया, उसने यहाँ पर उसी चीज को क्रेडिट कर दिया, बट फाइनेंस चार्ज के नाम से नहीं, फाइनेंस रिवेन्यू के नाम से। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये इनकम है और इसके लिए ये एक्सपेंस है बेटा। अब देखो क्या बात है। अब ये महाशय लीज रेंट पे कर रहे हैं, लेकिन ये 4th नंबर पे लीज रेंट पे नहीं कर रहे हैं, ये महाशय यहाँ पे लीज रेंट रिसीव कर रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और ये किससे रिसीव कर रहे हैं? ये लेसी से रिसीव कर रहे हैं, इसलिए लेसीज अकाउंट लिखें तो बात खत्म होगी। लीजिए साहब, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी एंट्री ये भी रिटर्न ऑफ करेंगे, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकी इनकम है, और इनकम इनके पास है फाइनेंस इनकम, जो फाइनेंस रिवेन्यू है इनके पास, फाइनेंस रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अपने यहाँ पर ये 5 एंट्री करेंगे बेटा, और कोई एंट्री नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये समझिए कि एट द एंड ऑफ लीज, जब लीज खत्म हो जाएगी, मेरे हिसाब से ये एंट्री की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, पर फिर भी मैं लिख देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लीज। लीज को बेचने से आपको जो प्रॉफिट हुआ है इसकी एंट्री की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ मेंशन है, एग्जामिनर कहीं पे आपसे ये बात कर सकता है। अब आप ध्यान से समझो, जो बच्चे ये कहते हैं हमें लीज अकाउंटेंसी का चैप्टर समझ नहीं आता, हम कैसे शुरुआत करें। हम जब भी पढ़ने बैठते हैं तो चलो मीनिंग ऑफ लीज समझ में आ जाता है, मीनिंग ऑफ लेसर समझ में आ जाता है, मीनिंग ऑफ लेसी समझ में आता है, लेकिन जब बारी अकाउंटेंसी की आती है तो दिमाग में एक मैप नहीं बन पा रहा, दिमाग एक डायरेक्शन में नहीं भाग रहा कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। तो बेटा शुरुआत यहां से करो आप कि दोनों की बुक्स में एंट्री, किसी एक की बुक में याद कर लो, दूसरे की बुक की एंट्री, आप अकाउंट के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, बड़े आराम से समझ जाते हैं कि उसके लिए कोई चीज परचेज है तो उसके लिए वो सेल है, रिवर्स एंट्री होंगी और वो आपको दिख भी रही होंगी। तो शुरुआत आप ऐसे करें, इन द बुक्स ऑफ लेसी, इन द बुक्स ऑफ लेसर, वो परचेज सेल यहां से, ठीक है। अब स्टूडेंट कहता है चलिए सर जर्नल एंट्री की जहां तक बात है मैं समझ पा रहा हूं कि जर्नल एंट्री हो गई, लेकिन अब आप मुझे बताइए इनमें अमाउंट कैसे भरना। और यकीन मानिए बेटा पूरा चैप्टर सिर्फ अमाउंट भरने पर ही बनाया गया है। यहां पर हमें सिर्फ ये समझना होगा कि इस पहली जर्नल एंट्री के अंदर अमाउंट होगा कौन सा, और वो मैं अमाउंट लिखने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मेन पॉइंट अब शुरू होता, यहां पर जब पहली एंट्री करता है इन द बुक्स ऑफ लेसी, मैं आराम आराम से लिखता हूं, आप जरा समझिएगा ध्यान से, डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको।
कि क्या पॉइंट आपको मेन समझना है, कहां पर एग्जाम में जो चीज आप बुक से पढ़ के नहीं समझ पा रहे वो शायद यही पॉइंट है। बुक्स ऑफ लेसी मैंने यहां पे लिखा और मैंने यहां पर लिखा बुक्स ऑफ लेसर। ये लीजिए साहब, राइटिंग मेरी जरूर खराब है लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। आपने यहां पर एंट्री की है एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसने एसेट्स परचेज की है। एसेट्स ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट, ये एंट्री आपने की है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहां पर अमाउंट कौन सा आएगा। ये कहते हैं यहां पर कि लेसी अकाउंट डेबिट, लेसी से पैसा लेना है और एसेट्स इसके पास से जा रही है तो टू एसेट्स अकाउंट। लेकिन ये भी यहां कह रहा है कि अमाउंट कौन सा आएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बच्चों अमाउंट समझो आप। अमाउंट ये है, ये कहता है कि जितनी भी उस एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालो, यानी कि आज की डेट में जो उसकी वैल्यू है, अगर आप मार्केट में उसको कैश में खरीदने चले गए और आपने कहा खरीद ले, तो उसकी मार्केट में आपको कितने की मिलती है, फेयर वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, आपकी टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले फेयर वैल्यू निकालनी है। दूसरा वर्ड आपको क्या निकालना है यहां पर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे स्टूडेंट परेशान होता है, कहता है सर देखो, एक तो मुझे ये नहीं मालूम कि प्रेजेंट वैल्यू क्या वर्ड होता है, दूसरा मुझे ये नहीं मालूम कि सर ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या वर्ड होता है। मुझे जब ये दोनों वर्ड समझ ही नहीं आ रहे तो मैं इसमें अमाउंट कैसे फिल करूंगा। लीज अकाउंटिंग में बच्चों यही सिखाया जाता है, हाउ टू फाइंड आउट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यहां पर स्टूडेंट परेशान होता है। अकाउंटिंग परेशान नहीं कर रही है आपको, परेशान है ये प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग। फिर भी मैं अपनी बात समझ, मैंने पहले बोला था कि जैसे हम पिक्चर देखा कि बैकग्राउंड में जाएंगे, तो अब बैकग्राउंड अब शुरू होगी और ऐसा कहा गया है कि इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए, विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी वो यहां जर्नल एंट्री में आएगी। ये बात काम के सामने आई कि मुझे जर्नल एंट्री आती थी सर परचेज करने की, आपने मुझे नया क्या पढ़ाया, लेकिन अमाउंट जो है वो आपको भरना नहीं आता। सिमिलरली बेटा एक यहां पर जब हम एंट्री करेंगे इस एरिया के अंदर, तो ये अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन हमारे सामने फिर एक नई प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम को भी देखिए। ये महाशय यहां पर ये कहते हैं कि जो भी आपने इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या यू कहिए, मैं एक वर्ड लिखवाता हूं यहां पर नेट इन्वेस्टमेंट एक वर्ड है बेटा। ये नेट इन्वेस्टमेंट से एंट्री होती है और यही पॉइंट है कि स्टूडेंट को अब ये नहीं मालूम कि व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। अब उसे नेट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग नहीं मालूम तो डेफिनेटली यहां भी एक नई प्रॉब्लम खड़ी जाती है कि ये अमाउंट कैसे फाइंड आउट होगा। तो हमें अमाउंट निकालने नहीं आते, हमें ये मालूम नहीं कि नेट इन्वेस्टमेंट वर्ड क्या है, हमें मालूम नहीं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्ड क्या है, हमें मालूम नहीं कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके लिए जो मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बनाई है, जो तरीका मैंने बनाया है, देखिए वो एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है, मतलब वो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे उसूल कहते हैं कि आप स्टूडेंट को एक लॉजिकली ये बात समझाइए। अगर मैं लॉजिकली इसको एक्सप्लेन करता हूं तो मैंने ये देखा है कि जिन स्टूडेंट को मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया, क्योंकि वो ऑफलाइन में थे तो पॉइंट टू पॉइंट वो मेरे से बात कर पा रहे थे, तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहा था कि, और हर एक्सप्लेनेशन में लगभग 15 से 20 मिनट लगते थे। वो काम ऑनलाइन वीडियोस में नहीं हो सकता, इसलिए मैंने सोचा कि कोई ऐसी ट्रिक बच्चों को बताई जाए जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम स्टूडेंट न्यूमेरिकल हैंडल करने की पोजीशन में जल्दी से जल्दी आए, उनका इंटरेस्ट इस चैप्टर में डेवलप। अदरवाइज कई स्टूडेंट तो कहने लगे सर हम ये चैप्टर ही छोड़ जाएंगे, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं कीजिए आप लोग। तो मैं ऑनलाइन में उन्हीं बच्चों की हेल्प कर रहा हूं जो ऑफलाइन में मेरे साथ टच नहीं बना पाए। अब मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि ये अमाउंट निकालना, जो पहली जर्नल एंट्री का अमाउंट है, ये निकालना मैंडेटरी है, इसी पे सब कुछ डिपेंड है। अब आपको सर इस पे कैसे डिपेंड है, सुनो आप ध्यान सुनो। आपने मान लीजिए पहली अमाउंट का ये अमाउंट आपने फाइंड आउट कर लिया, ये अमाउंट जिसकी आपको जरूरत है, और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, फाइनेंस चार्ज जिसे हम बोल रहे हैं, ये इंटरेस्ट इसी अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो होगी, इस इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो इसी अमाउंट के ऊपर होगी। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट का पहला अमाउंट गलत है, डेफिनेटली वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी गलत कर रहा है।
ऐसे ही जो अमाउंट यहां पे डिसाइड करोगे आप लोग, उसी के ऊपर ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, जिसे यहाँ फाइनेंस रेवेन्यू बोला गया है। तो अगर किसी स्टूडेंट का पहली जर्नल एंट्री का अमाउंट गलत है तो उसका ये अमाउंट भी गलत होगा। देखो, डेप्रिसिएशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लीज रेंट पे करने की जर्नल एंट्री बड़ी बात नहीं है, बस ये 2 जर्नल एंट्री आप ठीक कर लीजिए, लीज रेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा। लो, खत्म कहा। ऑपरेटिंग तो और भी आसान है, ऑपरेटिंग में तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फाइनेंस में जो बात आ रही है वो ये आती है। अब स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मुझे ये अमाउंट निकालना सिखा दो, फिर अगर इसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड है तो लीज रेंट में क्या आप मुझे ये अमाउंट निकालना नहीं सिखा सकते? तो आओ बच्चों, मैं इस पे अब कोशिश करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि अमाउंट कैसे निकालते हैं। आओ देखो, तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू करते हैं कि ये कोई मिस्टर ए है, हम इसको सेलर मान लेते हैं, और मेरी निगाह में जो एसेट्स आपको दे रहा है वो इस समय लेसर है, यूं समझिए। देखिए, मैं फिर आपसे एक बात बोल रहा हूं कि वैसे सेलर लेसर हो ये जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है उसके अंदर। लेकिन अभी मैं कंसेप्ट पे नहीं जा रहा, मैं बहुत डीप डिस्कशन में नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ बीकॉम के लिए पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। यानी किसी बच्चे को नॉलेज हो अगर थोड़ी बहुत, तो कहे सर इससे थोड़ा ना लेसर बोलते हैं, लेकिन क्योंकि आपको एंट्री डायरेक्ट पकड़नी है तो उस पर न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी आप टेंशन ना लें। ऐसे ही ये एक समझिए मिस्टर बी है, और मेरी निगाह में ये बायर है, और ये यहां पर लेसी है, यूं समझिए आप। यहां से शुरुआत करते हैं। अब ये कहते हैं कि मेरे पास एक एसेट्स है जो मैं आपको यूज करने के लिए दूंगा, ठीक है, फॉर लाइफ टाइम। तभी लाइफ टाइम के लिए दे रहा है, तभी शायद ये एसेट्स एज ए फाइनेंस लीज बनता है। अगर ये लाइफ टाइम नहीं देगा तो ये ऑपरेटिंग लीज बन जाएगा। अब इसके बदले जो मैं आपको एसेट्स यूज करने के लिए दे रहा हूं, लाइफ टाइम यूज करने के लिए दे रहा हूं, तो जो उसकी पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में होगी। तो जो अमाउंट इसको पे करना है वो पे इन इंस्टॉलमेंट करना है। जो अमाउंट हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं लीज रेंट। और यही बढ़िया चीज है क्वेश्चन के अंदर। मैं बड़ा नॉर्मल तरीका बता रहा हूं जो स्टूडेंट बड़े आराम से समझ सकता है। जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है उसको बोलते हैं लीज रेंट। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली ये चीज देखें कि क्या मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है कि वो लीज रेंट हर साल कितना देगा। लीज रेंट मंथली भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए मंथली नहीं आएगा, आप लोगों के लिए एनुअली ही देना पड़ेगा उन्हें। उसके पीछे बहुत सारी वजह है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, पर हाँ, आपको लीज रेंट अगर गिवन होगा तो एनुअल होगा। आप क्वेश्चन पढ़े, जब भी क्वेश्चन पढ़े तो देखिए क्या हमें उस क्वेश्चन के अंदर लीज रेंट गिवन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो कैसे लिखेगा। वो ऐसे लिखेगा, लेसी पे 3 लाख एनुअल रेंट फॉर 4 ईयर, कि वो 3 लाख रुपए का एनुअल रेंट पे करेगा, मेरी राइटिंग पे ना जाए, और 4 साल तक पे करेगा। तो क्वेश्चन में ये लाइन लिखी होनी चाहिए भाई कि वो कितना रेंट पे करता है। अब एक स्टूडेंट कहता है सर मैंने क्वेश्चन पढ़ा पर उस क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन ही नहीं है। बस यही समझना है आपको कि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा इसके अंदर। एक, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको लीज रेंट गिवन होता है। दूसरा, किसी क्वेश्चन में आपको लीज रेंट गिवन ना हो। ये पहचान होती है आपको। वो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, वो पहला अमाउंट निकालने के लिए कर रहे हैं जो पहली जर्नल एंट्री में हमें भरना है। तो भैया क्या करें, तो कह रहा देखो सर सिंपल सी बात समझो। आप बच्चों को ऐसे पढ़ाओ कि 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। पहला, इफ लीज रेंट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में लीज रेंट गिवन है। सेकंड, इफ लीज रेंट नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अंदर लीज रेंट गिवन नहीं है। तो अब आपको समझना है कि मुझे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है। अच्छा, क्या कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे बेटा, पहली जर्नल एंट्री का अमाउंट सेट कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ लेस। लीजिए साहब, मैं फिर से दिखा देता हूं, कुछ नहीं चल रहा, ये जर्नल एंट्री हमने कर लिया है, इसके इस अमाउंट के पीछे झगड़ा हो रहा है, और ये अमाउंट इसी बात पे डिपेंड करता है कि लीज रेंट गिवन है या लीज रेंट गिवन नहीं है। ऐसे इन द बुक्स ऑफ, अभी मैं ये अमाउंट पे भी बात करूंगा, लेकिन अभी तो साहब हम पहले पॉइंट यानी कि अमाउंट पे डिस्कशन कर रहा है, जिसको लेके बच्चा परेशान होता है।
तो पेड इन इंस्टॉलमेंट में मतलब लीज रेंट है। आपको सिर्फ ये देखना है कि लीज रेंट क्वेश्चन में गिवन है या लीज रेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आप देखो इसको क्या करना है आपने। अब आप अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कीजिए कि मैं कैसे पता लगाऊंगा कि लीज रेंट गिवन है तो मेरा स्टेप 1 क्या होगा, लीज रेंट गिवन नहीं है तो मेरा स्टेप 1 क्या होगा। और ये सारे काम हम किस काम के लिए कर रहे हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं। पहला अमाउंट, इस अमाउंट को भरने के लिए कर रहे हैं। बस इस जर्नल एंट्री हमारी हो जाए सही तो बस आपका लीज रेंट का क्वेश्चन 70% ठीक मान लिया जाएगा इस जर्नल एंट्री के ठीक होते ही। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, कोई जर्नल एंट्री तो ज्यादा है नहीं तो अकाउंट तो ज्यादा परेशान करना नहीं। तो 70% न्यूमेरिकल आपका ठीक है अगर आपकी पहली जर्नल एंट्री जो कि लगभग ठीक होगी, अगर उसका अमाउंट ठीक है। अमाउंट ठीक नहीं है तो जर्नल एंट्री की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहां पर। आओ देखो इधर, अब मैं आपको समझाता हूं करना क्या। समझिए आप बात को। आखिर एक बीकॉम ऑनर्स के बच्चे को ये जर्नल एंट्री में अमाउंट भरने में प्रॉब्लम हुई क्यों? आप लोगों ने बुक से जब पढ़ा तो आपको जो बातें समझ में नहीं आई वो क्यों समझ में नहीं आई, मैं उसकी वजह भी आपको बताता हूं। पहला एग्जांपल है लीज रेंट गिवन इन क्वेश्चन। मेरे एग्जांपल में एक मिस्टर बी है जिसने एसेट्स खरीदी है और वो कहता है ये एसेट्स में उसकी लाइफ टाइम यूज करूंगा और मैं उसकी पेमेंट कैसे करूंगा, लीज रेंट पे करूंगा हर साल 1 लाख रुपए। जरा देखिएगा, 1 लाख रुपए मैं हर साल पे करूंगा और ये पेमेंट मैं आने वाले 3 साल तक करूंगा और 3 साल के बाद ये एसेट्स मेरी हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि लीज रेंट मुझे गिवन है लेकिन मुझे पता ये लगाना है कि ये एसेट्स में यहां पर ये अमाउंट कैसे निकालते हैं। आइए समझते हैं इस बात को। देखो अगर देखा जाए तो मिस्टर बी ने टोटल पेमेंट कितनी की है बताओ, 3 साल के लिए 1 लाख रुपए हर साल टोटल पेमेंट कितनी की है? आप कहोगे सर 3 लाख रुपए टोटल पेमेंट की है। इस 3 लाख रुपए को ही बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या आपने इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई एसेट्स अगर आपने ली है, जितना पैसा आपने उसके लिए दिया है वही आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब इसमें एक चीज समझने वाली है। क्या समझने वाली है? कि जहां पर आप कंफ्यूज हुए वो कंफ्यूजिंग पॉइंट ये था बच्चों कि ये जो पहला 1 लाख रुपए आपने दिया ये अभी नहीं दिया, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल बाद आपने दिया। ये वैल्यू 1 साल बाद की है। जो बात आपको मेरे को थोड़े आपको इलॉजिकल लग रही होगी, 2 मिनट बाद में आपको लॉजिक सेट कर दूंगा। दूसरी पेमेंट आपने जो 1 लाख की ये 2 साल बाद का 1 लाख रुपए है। तीसरी पेमेंट जो आप करोगे वो पर ये सारी पेमेंट डिसाइड आज ही हो गई है कि भैया आपको ऐसे ऐसे पेमेंट करनी है। तो हमने कहा हाँ हमारा टोटल 3 लाख रुपए चला जाएगा 3 साल के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो फाइनेंस है, जो अकाउंटिंग है, जो एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आप शायद बीकॉम ऑनर्स फाइनेंस सेमेस्टर में आपके पास होगा, वो इस बारे में थोड़ा सा चेंज ले आता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, आप मेरी बात को शायद जल्दी समझ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। आप यूं समझिए कि 1971 में एक आदमी अपनी जेब में 50,000 रुपये डालता है और घर से निकलता है। तो हमने उससे पूछा भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला भाई साहब आज साउथ एक्स में 2 दुकानें खरीद के आऊंगा। मैं मुझे 2 दुकानें खरीदनी है, बड़ी बड़ी 500 गज की, तो साउथ एक्स जा रहा हूं। 1971 में हो सकता है कि 50,000 रुपए में 2 की वो 3 क्या 4 भी खरीद लेता उस टाइम। लेकिन आज बात करते हैं 2023 की। अगर हम बात करें, आज कोई अपनी जेब में 50,000 रुपए डाले और उससे बोलो भाई साहब कहाँ जा रहे हो, और वो ये बोले कि भाई साहब मैं साउथ एक्स में 2 दुकानें खरीदने जा रहा हूं, तो शायद आप भी समझते हैं कि आप उसकी बात पे या तो हंसेंगे या पागल समझेंगे उसे। लेकिन एक बात देखने वाली है कि अमाउंट तब भी 50,000 था, अमाउंट अब भी 50,000 है, लेकिन वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब मनी वैल्यू में वो चीजें नहीं आ रही, मनी पावर कम हो गई है। यही पॉइंट यहां पर राइटर समझाना चाहता है। क्या समझाना चाहता है कि उस जमाने का 50,000 रुपए आज के कितने रुपए के बराबर है, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। जिससे आप प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए देना तो है लेकिन अभी नहीं देना, 1 साल बाद। तो 1 साल बाद का 1 लाख रुपए आज के कितने रुपए के बराबर है, ये मुझे पता लगाना है। क्यों पता लगाना है? क्योंकि लीज में आज ले रहा हूं, डिसीजन मुझे आज लेना है कि ये रेंट सही है या नहीं है। हमारे अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जो एक बात बोलता है कि एसेट्स को उसके कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए जितनी की वो है, ना कि उसके मार्केट प्राइस। सेकेंडली, लीज रेंट के अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, ये भी आप जान रहे हैं, क्योंकि आप कैश खरीदते तो आपको शायद 3 लाख की ना पड़ती, आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदते तो इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड बैठा हुआ। तो प्रेजेंट वैल्यू के चक्कर में, कॉस्ट प्राइस एक्यूरेट निकालने के चक्कर में उसने एक नया कंसेप्ट डाल दिया कि ये जो 1 लाख रुपए आपने दिए हैं,
आप ये मत पता लगाओ, ये पता लगाओ ये 1 साल बाद का 1 लाख रुपए है तो आज के कितने रुपए के बराबर है। यानी कि मेरे को एक नया कॉलम बनाना पड़ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू, मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। ऐसे ये जो 1 लाख रुपए है ये 2 साल बाद का 1 लाख रुपए है। 2 साल बाद मुझे जो 1 लाख रुपए देना है वो आज कितने रुपए के बराबर है, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब 3 साल बाद जो मुझे 1 लाख रुपए देना है वो आज कितने लाख रुपए के बराबर है, मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इसमें भी आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्या आपको लग रहा होगा ले सर एक नया टेंशन? कोई टेंशन नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने पढ़ा नहीं, वरना हम ये वैल्यू बच्चों को कैलकुलेटर पे भी निकालना सिखा देते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर बताया जाएगा कि इस तरह से एक वहां पर रेट गिवन होगा, हालांकि तुम्हें इस रेट का कुछ नहीं करना। इसको हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं डिस्काउंट रेट। हालांकि जो बच्चा नहीं जानता वो शायद इसको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट समझेगा। वो आपको एक डिस्काउंट रेट देगा, ऐसे मान लीजिए 10%। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है 10% का। वो आपको कुछ ऐसे लिखेगा कि अगर मेरे को 1 साल बाद 1 रुपए चाहिए, 1 साल बाद कितने रुपए चाहिए, 1 रुपीज, तो आज मुझे कम से कम 0.909 पैसा मेरे पास होना चाहिए। यानी कि आज से 1 साल बाद का 1 रुपया आज के इतने पैसे के बराबर है। आज से 2 साल बाद का 1 रुपया आज के इतने पैसे के बराबर है। आज से 3 साल बाद का 1 रुपया आज के इतने पैसे के बराबर है। आपको ये चीज क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी और स्टूडेंट यही सोचता है कि आखिर ये मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मुझे निकालनी थी प्रेजेंट वैल्यू। अब स्टूडेंट को डिस्काउंट रेट क्वेश्चन लिखेगा और ये बोला जाएगा बीकॉम के बच्चों से कि जो वैल्यू आपको है 1 साल बाद की, 2 साल बाद की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम खुद बता रहे हैं लेकिन 1 रुपए की बता रहे हैं। तो अगर आपको ये वैल्यू 1 रुपीज की गिवन है तो आपको करना क्या है, अगर किसी बच्चे को 1 लाख रुपए की वो वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू से जो क्वेश्चन में गिवन है 0.909, 0.826, 0.753, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यू निकल आएगी 90,900 या 87,000 या 7,53,000, जो भी वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और यही बात स्टूडेंट को अजीब लग रही है, हो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो बड़ी सिंपल सी बात समझिए, यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको लीज रेंट गिवन है तो ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान हो गया, समझ लीजिए एग्जामिनर ने आपकी हेल्प कर दी। समझ लो अगर लीज रेंट का अमाउंट बता रखा है, चुपचाप उसको टेबल में लिखिए, उसको प्रेजेंट वैल्यू की टेबल जिसको हम बोलते हैं वो क्वेश्चन में हमें गिवन होगी, वैल्यूज आपको बता दी जाएंगी, डिस्काउंट रेट लिखा होगा, तुम्हें डिस्काउंट रेट का कुछ नहीं करना, वैल्यू गिवन होगी, उनको मल्टीप्लाई करके सीधा आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। और ये जो चीज आपके पास यहां टोटल करके आएगी इसी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये लीजिए साहब, आपका तो काम बिल्कुल आसान कर दिया उसने। दोबारा समझा देता हूं बेटा कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीज का चैप्टर दरअसल अमाउंट पे फाइट कर रहा है, एंट्री पे फाइट नहीं कर रहा। अब एक स्टूडेंट कहता है मैं कैसे शुरुआत करूं, मैंने कहा देख रिवीजन कर ले। लीज रेंट पे करेगा बेटा, तू लीज पे ले क्या, रेंट तो तुझे पे करना है। क्वेश्चन के अंदर पहली चीज देख, रेंट गिवन है या नहीं। हाँ जी गिवन है सर, रेंट गिवन है तो फटाफट एक ऐसे टेबल बना ले, ऐसे लिखो ईयर, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, जितना भी आपने रेंट पे किया हो, 4 साल तो 4 साल, 5 तो 5। यहाँ पे लिखो इंस्टॉलमेंट या लीज रेंट का अमाउंट कितना आप पे करोगे। पहले साल में आप 1 लाख पे कर रहे हैं, दूसरे साल में भी 1 लाख पे कर रहे हैं, तीसरे साल में भी 1 लाख पे कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी, इसको हम पीवीएफ बोलते हैं, एट 10%। इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहते हैं। आप अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वर्ड याद ना रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये एफएम का वर्ड है, इस पे मैं आज फोकस नहीं कर रहा। जो ये वैल्यूज है 0.909, 0.826, 0.753 गिवन इन क्वेश्चन होंगी 1 रुपए की, जो मैंने अभी आपको बैकग्राउंड बताई। इस तरह से वो आपको बताएगा पहले साल की ये वैल्यू है, दूसरे साल की ये वैल्यू है, तीसरे साल की ये वैल्यू है। आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहां पर आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट आ जाएगी आपके पास आज के डेट में। और ये अमाउंट सपोज मैं लिख देता हूं, यहां पर ये अमाउंट आ रहा है 82,000 सपोज 600, 7,75,300। अब इनका टोटल कर लेना है। जैसे मेरे इस एग्जांपल में 90,900 प्लस 82,600 प्लस 75,300, इनका टोटल आ रहा है 2,48,800।
इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और इसे बोलते हैं यहां पर 3 लाख रुपीस को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्ड अलग है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्ड अलग है। और बेटा ये जो अमाउंट आपने निकाला है, यही अमाउंट 2,48,800 इस पहली जर्नल एंट्री में यहां पर जो आपने एंट्री किया है यहां पर फिल किया जाएगा 2,48,800। बात खत्म, दैट्स इट। यही इसी के लिए आपने ये अमाउंट निकाला था। इन द बुक्स ऑफ लेसी अभी हम बात कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ लेसर अभी हम बात नहीं कर रहे। तो दोबारा समझ लेते हैं। हालांकि दो टाइप के न्यूमेरिकल मेरे पास है, क्या कि इफ लीज रेंट गिवन इन क्वेश्चन और इफ लीज रेंट नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ये दो टाइप के क्वेश्चन है। अभी हमें लीज रेंट गिवन था, अब लीज रेंट गिवन है तो मैंने स्टूडेंट को कहा कि टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये टेबल बनेगी बनेगी बनेगी, खत्म बात। और कोई बहुत हाई फाई टेबल आपसे नहीं बनवाई जा रही। दूसरी बात, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी गिवन हो कि पहले साल में लीज रेंट हम 1 लाख देंगे, दूसरे साल में हम लीज रेंट 2 लाख देंगे, तीसरे साल में हम 3 लाख देंगे, आपकी कोई टेंशन नहीं है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस, ये उठा के जर्नल एंट्री में लिख दीजिए, बात खत्म। टेंशन फ्री काम आपका हो जाएगा। बात को ज्यादा मैं घुमा फिरा नहीं रहा, ज्यादा डिटेल। मैंने पहले बोला कि मुझसे बच्चों ने एक बात बोल दी थी कि सर फ्री का ज्ञान ना बांटे, बेमतलब का ज्ञान ना बांटे, वो बात बताएं जो हम समझ जाएं जल्दी से, क्योंकि हमारा पेपर है 3 मार्च को अकाउंटेंसी का। अगर हम ज्यादा इधर उधर भागेंगे, ज्यादा कंसेप्ट के पीछे मैं आपको भगाऊंगा, ज्यादा डीप में लेके जाऊंगा तो नहीं। पर अब सीधा न्यूमेरिकल कराना है और मेरे कुछ न्यूमेरिकल करने के बाद अभी बात समझ जाए, लेकिन अभी हम न्यूमेरिकल पे हाथ नहीं डालते, बात को और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। यानी कि एक एग्जामिनर हो सकता है कि इतना ही क्वेश्चन आपको दे, ये भी हो सकता है क्वेश्चन में वो कुछ और बात भी कर ले। जैसे आओ जरा मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं दोबारा। ये मिस्टर ए है, ये सेलर है, हमने सेलर को समझा है लेसर है हमारे पास। ये मिस्टर बी है, ये बायर है, बायर को हमने यहाँ पे लेसी का दर्जा दिया हुआ है। इसने इसको एक एसेट दे दी, ये कहा कि भाई जो हम एसेट्स है वो आपकी इतने की हो जाएगी, इतने पैसे आप हमें दीजिए, जिसको हमने नाम दिया लीज रेंट, और ये एसेट्स आपकी हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट देखा गया है साहब, क्या पॉइंट देखा गया है कि कभी कभी एक वर्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जब किसी एसेट्स की वर्किंग लाइफ खत्म हो जाती है तो एक उसकी स्क्रैप वैल्यू बचती है, जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू, वो वैल्यू भी बचती है। ये जो रेजिडुअल वैल्यू बचती है, इसके बारे में जो सेलर है वो कहता है कि देखो तुमने मेरी एसेट्स ले ली, ठीक है, लेकिन जितने की इसकी स्क्रैप बचेगी वो तुम मुझे वापस करोगे, रिटर्न करोगे। अब मान लो इसकी स्क्रैप वैल्यू बची, सपोज करो 1 लाख रुपए, मैं 1 लाख रुपए तुम्हें रीजन है, मान लो इसकी वैल्यू बची 40,000 रुपए, सपोज इसकी रेजिडुअल वैल्यू हमने एज्यूम कर ली 40,000 रुपए बची। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सेलर बताओ, सेलर स्क्रैप वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बचाएगा या कम से कम बताएगा? क्योंकि बात तो सारी आज ही हो रही है, जो क्या बचेगी वैल्यू वो तो 3 साल बाद ही आपको पता चलेगा कि उसकी रियल में इस रेजिडुअल वैल्यू क्या है। आज हम एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू निकालते हैं कि जब ये एसेट्स खत्म हो जाएगी तो कबाड़ी इसके इतने पैसे देगा। सपोज करो कबाड़ी उसके 40,000 रुपए देगा, तो जो सेलर है वो ज्यादा से ज्यादा रेट लगाता है कि भाई ये इतने तक की तो बची जाएगी आपके पास। हालांकि बायर यहां पर कम से कम रेट लगाता है कि सर क्या बात कर रहे हो, 3 साल बाद ये बिकनी 10,000 की भी, डिस्प्यूट की बात है। यहां पर जब डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट में एक वर्ड आता है सामने, बायर जो है, बायर सेलर को ये कहता है कि जो रेजिडुअल वैल्यू इसकी बचेगी वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, इतने तक का अमाउंट और दे दूंगा जितने तक की उसकी वैल्यू बचेगी, क्योंकि अभी मैं आपके एसेट्स यूज कर रहा हूं, उसके बदले आप मुझसे लीज रेंट ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, वटएवर। तो हुआ ये कि ये कहता है कि वैल्यू बचेगी 40,000, ये कहता है कि नहीं मेरे हिसाब से वैल्यू बचेगी 10,000। तो यहां पर जो बायर है यानी कि लेसी है, वो कहता है कि जो वैल्यू बचेगी मेरे हिसाब से 10,000 बचेगी, वो मैं वादा करता हूं कि मैं आपको वापस कर दूंगा 3 साल बाद जब बचेगी। दिस इज कॉल्ड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, क्योंकि इसकी गारंटी इसने दे दी है कि ये पैसा इतना तो वापस कर ही देगा। लेकिन यहां पर जो सेलर है वो एक बात सोच रहा है कि यार मेरे हिसाब से बचता है 40,000, लेकिन ये कह रहा है कि चलो बात तो 3 साल बाद की है, जो पता चलेगा फैक्ट तो तभी पता चलेगा। अब इसने गारंटी दी है 10,000 की, तो अभी भी मेरा 30,000 का हालांकि नुकसान हो रहा है, पर इस 30,000 को बोलते हैं अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो देगा कि नहीं देगा, अनगारंटीड रेजिडुअल
वैल्यू, ये वर्ड अपनी डिक्शनरी में डालिए साहब, आप लोगों ने ये वर्ड पहले कभी नहीं सुने। रेजिडुअल वैल्यू आपने सुना हुआ है, लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि इसकी भी इंपॉर्टेंस है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वो वैल्यू है जो स्क्रैप वैल्यू का पार्ट जब एसेट्स खत्म हो जाएगी 3 साल बाद बायर सेलर को देगा। और अनगारंटीड का मतलब यह है कि वो नहीं देगा, उसने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया, उसकी कोई गारंटी नहीं है इस बात की पे करेगा भी कि नहीं पे करेगा। तो साहब ये तो 3 साल बाद ही पता चलेगा कि वो 40 की बिकेगी तो उनमें फिर से झगड़ा होगा, देगा नहीं देगा वो बात की बात है। तो आपको अपनी डिक्शनरी में 2 वर्ड और डालने हैं, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, दिमाग लगाओ, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वो वैल्यू जो लीज खत्म होने के बाद जो बायर उसको देगा। तो एक बात समझ में आई कि तीसरे साल के एंड में झगड़ा होने वाला है। तीसरे साल के एंड में देखो, अगर लीज रेंट का अमाउंट आपका 3 लाख रुपए है सपोज, या 1 लाख रुपए, जो भी आपकी लीज चल रही है, वो तो आपको 3 लाख रुपए देने ही देना है, साथ में आपको ये जो वैल्यू बची है ये वाले 10,000 रुपए भी देने पड़ेंगे। तो अभी ये बताओ बच्चों कि ये वैल्यू 10,000 अभी की है या 3 साल बाद की वैल्यू है? यस, ये आप कह रहे हो सही कि सर ये वैल्यू अभी नहीं 3 साल बाद देनी है, तो ये फ्यूचर वैल्यू है, जबकि बात चल रही है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। इसलिए आप एक काम और करें, क्या करें, अगर क्वेश्चन के अंदर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो तो ये अमाउंट उसमें ऐड कर ले, 3,10,000, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू आपके पास निकल आएगी और ये फिर से आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात समझ में आई। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर जरा बताओ एक बार दोबारा, तो मैं दोबारा बताता हूं। आप मान लीजिए 3 साल की लीज है आपके पास, 1 2 3, लीज रेंट क्वेश्चन में आपको गिवन है, जैसा कि आपने कहा, तो आपने यहां लिखा लीज रेंट। पहले साल का लीज रेंट 1 लाख, मान लीजिए 1 लाख के चल रहा है। दूसरे साल का लीज रेंट 1 लाख। तीसरे साल जब आप यहां लिखे तो 1 लाख ना लिखें, 1,10,000 लिखे, मतलब कि लीज रेंट प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू यहां पर लिख के जो अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करें पीवीएफ टेबल से। गिवन इन क्वेश्चन लिख देता हूं, गिवन इन क्वेश्चन, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज गिवन होंगी। वैल्यू कुछ भी जो है, पहले साल की वैल्यू है सपोज करो 651, दूसरे साल की वैल्यू है मान लीजिए सपोज करो 551, तीसरे साल की वैल्यू है 321। इनके पीछे क्या लॉजिक है मुझे नहीं मालूम, ना मुझे अभी निकालना। अगर मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा था तो मैं इसको कैलकुलेटर में निकालना आपको बताया था कि वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, बट आपको निकालनी नहीं, आपके कोर्स में नहीं है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी तो काय को टेंशन ले रहे हो आप। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू यहां पर आएगी उठा के उनका टोटल कर लेना। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बेटा इसी से वो पहली जर्नल एंट्री होनी है जो मैं आपको सिखाना चाहता था। ये अमाउंट आपका सही हो गया, आपका 70% न्यूमेरिकल ठीक हो गया एक झटके में। क्या 30% में अब वो डेप्रिसिएशन की एंट्री या फाइनेंस चार्ज की एंट्री आपसे पूछेगा। और एक बढ़िया बात, फाइनेंस चार्ज किसे बोलते हैं? इंटरेस्ट को। वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही होती है, यानी कि ये अमाउंट ठीक तो वो इंटरेस्ट भी आपका ठीक आ जाएगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। होपफुली आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी बात जब तक समझ में नहीं आएगी जब तक मैं आपके सामने न्यूमेरिकल पे बात नहीं कर लूंगा। इसलिए आइए न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके सामने रखा है मैंने। इसके लिए मैंने बीके गोयल की बुक है, वहां से ये इलस्ट्रेशन मैंने लिए हैं, और ताकि भाई बच्चा भी लगभग काफी हद तक उस बुक से कर रहे हैं, और भी मुझे कोई अगर इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं आपके लिए वहां से भी उठा लूंगा, वो मैं आपको उस राइटर के नाम की बुक से भी करा दूंगा। तो साहब फिलहाल एक क्वेश्चन आपके सामने, अगर मान लीजिए कि बच्चा कहता है सर क्वेश्चन देखते ही मैं डर गया, तो डर गया तो तेरी बात अलग है भाई, लेकिन मैं काम की बात समझा देता हूं। काम की बात यह है, आप इस क्वेश्चन में अगर एग्जाम में जाते हैं, आप सबसे पहले देखिए कि ठीक है लीज का क्वेश्चन है, आप ये देखिए क्या लीज रेंट क्वेश्चन में गिवन है या लीज रेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बस इतना देखिए। मान लीजिए आपको इस लाइन का मतलब नहीं पता तो भाड़ में जाए, आपको इसका मतलब नहीं पता तो भाड़ में जाए, लेकिन ये पता है एनुअल लीज रेंट 80,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कि लीज रेंट क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्वेश्चन पता चल गया। उसके बाद गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी आपको पता है, भैया कबाड़ी के रेट से इतने पैसे ही देगा जो भी होगा। इंटरेस्ट रेट, जिसको मैंने बोला डिस्काउंट रेट, इम्प्लीसिट रेट है, इससे तुम्हें दूर दूर तक अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसी रेट के ऊपर इसने ये देखो ये वैल्यू जो आपको बता रखी है, ये मैं वैल्यूज कह रहा था, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। ये 1 रुपए की वैल्यू उसने बता रखी है कि अगर आपको 1 रुपया 1 साल बाद चाहिए तो आज के इतने रुपए के बराबर है, 1 रुपया 2 साल बाद चाहिए तो वो इतने रुपए के बराबर है, 1 रुपया 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको अगर ऐसे गिवन है तो आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालने, तो क्या करें आप? सिंपल काम करें, 5 साल की लीज है, एग्जाम में बड़े आराम से साफ राइटिंग में ऐसे लिखें ईयर,
ऐसे लिखे 1, ऐसे लिखे 2, ऐसे लिखे 3, ऐसे लिखे 4, ऐसे लिखे 5। यहाँ पर लिखे आप लीज रेंट, आप हर साल 80,000 का लीज रेंट पे करते हैं, तो ये लिखिए 80,000, 80,000, 80। लेकिन 5वें साल में आप 80,000 तो देंगे प्लस 28,000 की गारंटीड लीज वैल्यू भी वापस करेंगे, तो मुझे इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। बस इतनी सी बात समझानी। उसके बाद आप यहां लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मतलब वो अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे 0.89 है पहले साल का, तो यहां लिखा 0.89। दूसरे साल का आपको गिवन है 0.79, तो यहां लिखा 0.79। फिर 0.70, फिर आपको गिवन है 0.622, तो यहाँ पे लिखा 0.622। फिर आपको गिवन है 0.552, तो यहाँ पे लिखा 0.552। ये लो बेटा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, तो आपकी मेहनत क्या हुई इसके अंदर? कुछ भी नहीं। कैलकुलेटर आपको सीबीएसई आपको अलाउड ही कर रखा है, सीईडीयू ने तो अलाउड कर रखा है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए आप। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट यहाँ पे लिखिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर के ऊपर। ये लीजिए, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं आपके पास 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.89, अमाउंट आ रहा है 71,200। सेकेंडली नेक्स्ट आपके पास है 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.79, अमाउंट आ रहा है 63,200। थर्ड पॉइंट 80,000 डिवाइडेड बाय 0.7, अमाउंट आ रहा है 56,000। नेक्स्ट 80,000 डिवाइडेड बाय 0.622, अमाउंट आ रहा है आपके पास 49,760। नेक्स्ट अब आप 1,08,000 कर लीजिए। 1,08,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.552, अमाउंट आ रहा है आपके पास 59,616। इनका टोटल कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है 49,760 प्लस 56,000 प्लस 63,200 प्लस 71,200, ये अमाउंट आ रहा है 2,99,776। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये वो अमाउंट है मेरे बेटे जिस अमाउंट से आपको पहली जन एंट्री करनी है। यानी कि जब आप एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि एसेट्स ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर्स अकाउंट, उसमें ये अमाउंट होगा 29776, 29776। हालांकि रूल में ये लिखवा दिया मैंने आपको कि जितनी उस एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू है और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है विच एवर इज लेस। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में जो उसकी फेयर वैल्यू बता रखी है वो बता रखी है 3 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे कंपेयर करके देख लीजिए, यहाँ पे फेयर वैल्यू 3 लाख रुपए है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 2,99,700, तो ये कम है इसलिए ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अगर ये वैल्यू मान लीजिए 3 लाख रुपए कम होती तो यहाँ पर 3 लाख रुपए आता। तो ये समझिए ये कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। शायद इसलिए मैंने पूरी क्लास का जो फोकस है वो कैलकुलेशन पे ज्यादा कर दिया। मैं आपको बजाय डिटेल में और बातें बताता कि लीज क्या है, वो सब नॉलेजेबल बातें अगर आपको भी ऑफलाइन में कभी सामना हुआ हमारा तो हम जरूर बात करेंगे, बट अभी नहीं। इस मैटर पे मैं नहीं चाहता बच्चों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब। स्टूडेंट काम की बात पढ़ना चाहता है, सर अमाउंट बताइए जनरल एंट्री में कैसे कैलकुलेट करना होता है। मैं आपको सीधा कैलकुलेशन प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि आप ऐसे कर लें, क्वेश्चन को बात खत्म हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारे पास निकल कर आती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये सब आप इन द बुक्स ऑफ लेसी सीख रहे हैं अभी आप, और लेसी अपनी पहली जनरल एंट्री के अंदर अमाउंट कैसे भरेगा ये मैंने आपको भी सिखाया। आइए अब बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। यानी कि एक स्टूडेंट कहता है चलिए सर मेरे पास एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो मेरे पास आ गया, लेकिन एक और वर्ड मेरी डिक्शनरी में आता है क्या कि एक होता है वर्ड हमारे लिए अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम ये भी एक वर्ड है, लेकिन अभी उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी आप स्टूडेंट कहता है देखो सर अगर मान लो मैंने ये अमाउंट निकाल लिया, आओ बेटा इधर शुरू से बात कर लेते हैं। अगर आपने ये अमाउंट निकाल भी लिया तो आपकी अभी पहली जनरल एंट्री ये वाली बेटा कंफर्म हुई, ये वाली एंट्री अगर आप देखें तो आपने ये वाली एंट्री कंफर्म कर ली, आपने इसके अंदर ये वाला अमाउंट भर भी लिया। अच्छा चलो अब ये कॉस्ट प्राइस है एसेट्स का, यूं समझिए। अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, 20%, एक कॉमर्स के बच्चों को डेप्रिसिएशन लगाना आता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन, ये बहुत बढ़िया बात है। इसलिए पहली यानी दूसरे नंबर की जो जनरल एंट्री है वो खुद कर लेगा। वो डेप्रिसिएशन जो होगा वो डेप्रिसिएशन मेरे बेटे इसी अमाउंट के ऊपर लगेगा, 10%, 20%, यही कॉस्ट ऑफ एसेट्स है। यानी कि डेप्रिसिएशन वाली जनरल एंट्री भी काम खत्म हो गया।
अब काम आता है कि सर ये वाली एंट्री जो फाइनेंस चार्ज, जिसको हमने नाम रखा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये एंट्री कैसे कैलकुलेट होगी, इसमें अमाउंट कैसे निकालोगे कि पहले साल में इंटरेस्ट कितना दिया, दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना दिया। अब ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है हमारे सामने आके। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये और सीख लो आप। मैंने पहले बोला फिर समझ लो कि ये सीखते ही आपका 90% क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यानी 90% न्यूमेरिकल आपकी ग्रिप में आ जाता है। स्टार्टिंग वाली एंट्री की 70% खत्म हो गया, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और कर लो, आपका 20% क्वेश्चन और करोगे, 10% माइनर सी प्रॉब्लम होती है, वो हम इसको लीज रेंट पे की जनरल एंट्री वगैरह देख लेते हैं, अनअर्न्ड इनकम जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और वैसे भी अभी ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि अगर बच्चों को ये ट्रिक समझ में आई तो इसको आगे एक्सटेंड करने का फायदा है। अगर उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही, उनको लगता है कि नहीं इस तरह की नहीं, सर ने ना तो ये बताया कि व्हाट इज लीज, सर ने ना ये बताया कि लेसर कौन होता है, ना ये बताया कि लेसी कौन होता है, ना ये बताया कि लीज एग्रीमेंट किन सर्कमस्टांसेस में होता है, ना ये बताया कि टाइप ऑफ लीज क्या होते हैं, सीधा ही न्यूमेरिकल पे उतर गए सब, तो सीधा अकाउंटेंसी पढ़ाने लग गए, और ये हमारे काम की बात नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए अगर मैं शायद, मुझे लगता है कि वीडियो से काम नहीं करेगी, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि मैं सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के लिए, जिन बच्चों का पेपर 3 मार्च को है और वो काम की बात पढ़ना चाहते हैं, लीज में उनकी हेल्प नहीं हो पा रही है, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा था। अगर उनके लिए सक्सेसफुल रही, अगर उनकी डिमांड आती है तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो भी पे काम करूंगा। लेकिन यहां एक वीडियो में एक चीज और सिखाता हूं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे काम करती है, वो यानी कि ये वाली एंट्री का अमाउंट होता है कि 90% हमारा हमारी ग्रिप में आ जाता है। फिर बता रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ लेस भी हम काम कर रहे हैं, चैप्टर बड़ा जरूर है लेकिन हम उसे 1 घंटे में कवर नहीं कर सकते, इसलिए समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें भी मैंने आपको बताया कि इफ लीज रेंट गिवन इन क्वेश्चन तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैसे, अगर गिवन ना होता तो कैसे निकालते हैं, वो भी एक ट्रिक है। पर आइए पहले इस पे बात करते हैं, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। अगर आपने पहला इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकाल लिया तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होती है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। जो क्वेश्चन में आपको रेट गिवन है अब उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो आपने पहली जनरल एंट्री में लिखा है, जैसे मेरे एग्जांपल में आपने अमाउंट 299776 लिखा था, तो आप यहां से उसकी शुरुआत करेंगे 299776, ये आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है। अब आपको करना क्या होगा, आपको करना है कि पहला कॉलम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का लिखेंगे आप, ठीक है। चलो दूसरा कॉलम किसका बनाएंगे, दूसरा कॉलम आपका जो लीज रेंट आप पे कर रहे हैं आप उसका बनाएंगे। अब लीज रेंट आप 80,000 ऐसे पे कर रहे हैं, इस तरह से आपने मान लीजिए लीज रेंट की आपने 5 इंस्टॉलमेंट पे किए हैं, तो आप 80,000 की 5 इंस्टॉलमेंट ऐसे पे करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप यहां पर इंटरेस्ट रेट लिखेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकाला। क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट रेट गिवन होता है, जो आपको डिस्काउंट, ये 12.6% है, यही 12.6% इंटरेस्ट लगाना है। अब यही देखेगा लगता किसके ऊपर है, 12.6% इंटरेस्ट। तो ये आपके पास यहां जो इंटरेस्ट के अमाउंट आपके आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यही इंटरेस्ट के अमाउंट मेरे बेटे उस जनरल एंट्री में लिखे जाएंगे, पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, चौथे साल की, ये इंटरेस्ट रेट वहां पर आएंगे। उसके बाद अभी पहले टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है वो दिखाते हैं। उसके बाद नेट लीज रेंट आप कितना पे करते हैं पहले वो निकालते हैं, नेट लीज रेंट, और फिर आउटस्टैंडिंग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यहां पे लिखते हैं कितना रह जाता है। आउटस्टैंडिंग मतलब कितना पैसा हमें अभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पे करना है, यूं समझिए। तो देखो बेटे कैसे चेंज चलती है। आप सबसे पहले ये इंटरेस्ट जो लगेगा, ये वाला जो वो इस अमाउंट पे लगेगा जो आपने इधर लिखा हुआ है। मेरा तरीका समझते रहिएगा कैसे होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 2 लाख, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, 2,99,776 के ऊपर 12.6% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मैंने किया 2,99,776 के ऊपर 12.6% इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट आ रहा है मेरे पास 37,771। तो मैं यहां इंटरेस्ट लिख रहा हूं 37,771। अब इससे क्या साबित हुआ, इससे यह साबित हुआ कि जो आपने 80,000 रुपीज की पहली इंस्टॉलमेंट पे की है, ये उसके अंदर इतना इंटरेस्ट इंक्लूड था, यानी कि इंटरेस्ट का अमाउंट इतना था। तो नेट लीज रेंट अगर हम देखें तो हमने कितना पे किया इंटरेस्ट हटा के, तो 80,000 रुपए, यानी कि इसमें से इसको माइनस करके ये वाला अमाउंट आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं 80,000 में से माइनस करना है 37,771, तो नेट लीज रेंट आ जाएगा 80,000 माइनस 37,771, नेट लीज रेंट का अमाउंट आ रहा है 42,229, यानी कि एक तरह से ये हमने रेंट पे किया है, ये अमाउंट ऐसे निकले। अब देखो ध्यान से, हमारे पास इतने तक का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था,
इसमें से हमने ये इंस्टॉलमेंट पे की तो इतना माइनस होना चाहिए, लेकिन इस इंस्टॉलमेंट में इतना इंटरेस्ट था। तो करना क्या है कि इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, क्योंकि ये तो मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ये मैंने पे किया इतना इंटरेस्ट और नेट इंस्टॉलमेंट इतनी गई, इसमें से ये माइनस कर दूं तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा है वो अमाउंट आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या, मैं आपके लिए फिर से यहाँ लिख देता हूँ कि नेक्स्ट कॉलम का अमाउंट 299,776 में से माइनस करना है 4229। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। 299,776 में से माइनस किया तो ये अमाउंट आ रहा है आपके पास 257,547,547 257,547,547 ये अमाउंट यहां लिखना है बेटे। आप दोबारा समझ लेते हैं क्या कि ये वाली जो टेबल लगेगी, ये वाला जो रेट लगेगा हमेशा इधर लगेगा। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। उससे इंटरेस्ट का अमाउंट निकलेगा, समझ में आ गया। इसमें से ये इंटरेस्ट माइनस करना है, ये नेट अमाउंट निकल आएगा। जो नेट अमाउंट निकला है वो इसमें से माइनस हो जाएगा और फिर ये वैल्यू आएगी। ये क्लोजिंग वैल्यू अगले साल की फिर से ओपनिंग वैल्यू बनेगी। यहां लिखना है 257,547। ये क्लोजिंग यहां का, ये क्लोजिंग यहां पे आके ओपनिंग बन गया। अब ये फिर से सेकेंड ईयर में रिपीट होगा यही चीज। अब की बार जो 12.6% लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, तो मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं। अब मैं कैलकुलेटर पे काम कर रहा हूं। 12.6% ये अमाउंट मेरे पास अब आ रहा है 325,450। अब आप समझो 80,000 रुपए में से हमने इतना इंटरेस्ट पे कर दिया तो नेट अमाउंट हमारे पास कितना बचा। मैं इसको 80,000 में से माइनस कर रहा हूं, नेट अमाउंट मेरे पास बचा 47,549। अब ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट आ रहा है, ये वाला अमाउंट आपको माइनस करना है, इसमें से ऐसे माइनस करना है तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। तो -257,547 मैंने माइनस किया तो ये मेरे पास आ रहा है 209,997, सॉरी 209,997। अब ये क्लोजिंग बैलेंस इस बार का फिर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 997 और अगेन ये टेबल रिपीट होती रहेगी। इससे आपको फायदा ये होगा, आपके पास हर साल का वो इंटरेस्ट आ जाएगा जो हमें जर्नल एंट्री में चाहिए। हमें इसका कुछ और नहीं करना। जो आपने एक एंट्री करनी ना, फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्ज पेबल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेसी आपने एंट्री किया है, उसके लिए को ये अमाउंट चाहिए होगा। पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का। ये इंटरेस्ट निकालने के लिए बेटे ये टेबल है, इसलिए मैंने बोला। लेकिन ये टेबल की शुरुआत जिस अमाउंट से हुई वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से हुई, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन में लीज रेंट गिवन हो तो उसके लिए ये टेबल बनती है। अब आप देख रहे हैं कि एंट्री, जनरल एंट्री मैटर नहीं करता, मैटर करता है अमाउंट फाइंड आउट करना कि वो अमाउंट आपने कैसे निकाला। तो एनीवे ये एक अटेम्प्ट था मेरे पास कि मैंने अभी आपको लीज रेंट क्वेश्चन में गिवन है, लीज रेंट अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो आपको पहली एंट्री का अमाउंट और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप इस पे फोकस कीजिए। एक बार क्वेश्चन दोबारा आप देख सकते हैं। हालांकि वो मुझसे शो द जर्नल एंट्री, रिकॉर्ड द एसेट टेकन ऑन फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ, मुझसे जर्नल एंट्री पूछ रहा है, लेकिन जर्नल एंट्री के लिए जो मुझे पहला अमाउंट चाहिए वो मुझे है ही नहीं मेरे पास, मुझे निकालना नहीं आता, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो एनीवे ये एक ट्रायल बेस पे वीडियो है। अगर आपको लगता है कि इस तरह की कैलकुलेशन से आप सेटिस्फाइड हैं या आपके काम की चीज है तो आप मुझे एक बार एडवाइस कीजिए। इसके बाद मैं इसी बेस पे न्यूमेरिकली वीडियो बनाऊंगा। हाँ, बात हम सिर्फ वही करेंगे जो एग्जाम की होगी। इसके आगे की जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है, जो कंटिन्यूशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।